हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। एग्जाम स्टडी के इस वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं 9 मई का करंट अफेयर। 9 मई का करंट अफेयर पढ़ने से पहले अपन 8 मई का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। साथ ही 9 मई के करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सबको फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो गाइज आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। तो बढ़ते हैं 8 मई के करंट अफेयर की तरफ, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो अब पहला क्वेश्चन है, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिटी TIU खिलाड़ी यूसुफ होमस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो किस देश से थे? तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? मिस्र। कहाँ से थे वो? मिस्र से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया। वह कौन सा राज्य था पहला जिसने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 6 मई को पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये पर एक्साइड ड्यूटी और रोड सेंस को बढ़ाकर कुल रुपये कितना कर दिया है? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? पेट्रोल पर 32.98 रुपये और डीजल पर 31.83 रुपये बढ़ा दिया है। आप लोगों को अगर 8 मई का करंट अफेयर फुल डिटेल के साथ पढ़ना है तो आप कल का करंट अफेयर देख लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आज 9 मई का करंट अफेयर फुल डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। तो देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, 5 मई को किस महान व्यक्ति को जयंती बनाई जाती है? तो कैसे आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स और ज्ञानी जेल सिंह की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 है, रूस द्वारा उत्तरी कोरिया शासक किम जोंग उन को कौन सी स्मृति मेडल प्रदान किया गया? तो वैसे आंसर क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति मेडल प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निगाह किस राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों के बीच जागरूकता प्रदान करना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के मद्देनजर किस शहर में सरकार के निजी अस्पतालों का अधिग्रहण किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो गाइस जी का सही आंसर क्या होगा? नवंबर 2021। कोविड-19 बोले तो कोरोना वायरस की वजह से इसको नवंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया है। पहले यह दिसंबर 2020 में होना था, लेकिन इसको अभी स्थगित करके नवंबर 2020 कर दिया गया है। अब देखिए 9 क्वेश्चन है, यंग कैरियर अवार्ड 2020 नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में किसे मिला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से श्रम कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो उसका क्या नाम है? तो नीलांबर पीतांबर जल स्मृति योजना और वीर शहीद पोतो हो क्षेत्र विकास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये सारी योजनाएं किसने करी? झारखंड राज्य ने। अब आज बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। आज के करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन फुल डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को देखिए अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 13 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। यह बात सत्य है या फिर असत्य? इस बात की अपने क्या करनी है? पुष्टि करनी है। सेकंड आपके पास, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और अहिंसा के कारण 5 बिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। तो आपको बताना इनमें से सही कौन सा है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों सही है। तो देखिए अब फुल डिटेल पढ़ते हैं। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एंड एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 बिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 बिलियन बच्चे थे, जिनमें लगभग 3 बिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष अहिंसा के कारण, जबकि 2 बिलियन विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। 12 बिलियन थे, उनमें से 3 बिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनका विस्थापन अहिंसा के कारण हुआ है और 2 बिलियन बच्चे का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदा, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। अब बात की जाए वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापित हुआ, भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। तो सबसे ज्यादा कहां पे विस्थापित हुआ? भारत में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने इतने बड़े बड़े रकम की घोषणा की है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। तो राज्य सरकार ने किसानों और लघु कुटीर माध्यम प्रक्रमों, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों, धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए राहत पैकेज की ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने 11 बिलियन आबादी का जो उत्पादन था उसका शुल्क में वृद्धि की है, जो बजट में घोषित 26% की वृद्धि से अतिरिक्त है। सरकार ने इनकी समस्याओं को समझते हुए फसल के नुकसान के लिए 25,000 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की घोषणा की है। तो ये देखी जाए अपने आप एक बहुत बड़ी रकम है जो कोविड-19 की वजह से लोगों के हित के लिए घोषणा की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेन्नान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक आंतरिक रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चीन। तो अब देख लेते हैं चीन के बारे में। यह परीक्षण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको अगर हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल चुनना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और एग्जाम स्टडी नाम से सर्च कीजिए, आपको लोगो दिख रहा है वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के हमारी जितनी भी PDF होती है वो डाउनलोड कर सकते हो और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 की जारी हुई इनमें से कौन सबसे शीर्ष पे है? तो गाइज काफी सालों से बने हुए हैं, तो उनका क्या नाम है? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी के बारे में डिटेल्स देख लीजिए आप लोग। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्स ने फोर्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट की 2020 की जारी की है। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति भी हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु उसके बावजूद भी वह पहले स्थान पर बने हुए हैं। स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधाकिशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो गाइस दूसरे व्यक्ति पूछ सकता है तो उनका नाम क्या है? राधाकिशन दमानी। 13.8 बिलियन डॉलर के साथ वो बने हुए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कुछ डिटेल और देख लीजिए। 11.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ HCL के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? शिव नादर को इस सूची में तीसरा स्थान मिला है। तो अगर आपको तीसरा स्थान पूछ लिया जाए तो उनका क्या नाम है? शिव नादर। फोर्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 के अनुसार भारत के बिलियनर्स की कुल संख्या 102 हो गई है, जो बीते वर्ष 106 थी। उल्लेखनीय है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंपनी बायजूस के संस्थापक बायजू रविचंद्रन को भी इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है, पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है और इसी के साथ वे प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। बायजू रविचंद्र की कुल संपत्ति अनुमानित संपत्ति तकरीबन कितनी है? 1.8 बिलियन डॉलर है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गैस के रिसाव से विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को कईयों की मौत और सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं? तो आपको पता होगा हाल ही में गैस रिसाव हुआ है, तो उस गैस का क्या नाम था वो भी देख लीजिए। वो गैस थी स्टायरीन। क्या नाम था उनका? स्टायरीन था, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। तो इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे अपन। यह केमिकल प्लांट LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। 1961 में बना यह प्लांट हिंदुस्तानी पॉलीमर्स का था, जिसका 1997 में दक्षिणी कोरियाई कंपनी LG में अधिग्रहण कर लिया गया था। अब स्टायरीन गैस क्या है इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। स्टायरीन गैस के बारे में आप लोग पढ़ने से पहले थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए। स्टायरीन का एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग पॉलीस्टोरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर, सिंथेटिक मार्बल, फ्लोरिंग, टेलेक्ट वगैरह के निर्माण में किया जाता है। यह हल्का और कौन सा है? पीला ज्वलनशील लिक्विड द्रव है। और गैस के असर को कम करने का तरीका क्या है ये भी देख लीजिए। इस गैस को कम कैसे किया जा सकता है? 4-टार्ट ब्यूटाइलिल कैल्चोल का छिड़काव करके स्टायरीन गैस को असर को कम किया जाता है। यह भी विशाखापट्टनम में किया गया था। यही तकरीब कहाँ पे अपनाई गई थी? विशाखापट्टनम में। प्रभावी इलाकों में इसका छिड़काव किया जाता है। यह एक ऑर्गेनिक केमिकल पाउडर है।
कंपाउंड है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में स्टायरीन को पहली बार करीब 181 साल पहले यूरोप के वैज्ञानिकों ने पहचाना था। 1839 में जर्मन विज्ञानी एडवर्ड साइमन ने अपनी पहली प्रयोगशाला में अमेरिकी स्वीटगम नामक के पेड़ से निचली राल और रेजिन से एक वाष्पशील तरल को अलग करने में कामयाबी हासिल की थी। 36 साल पहले भोपाल में भी एक गैस कांड हुआ था और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने में 3 बिलियन जो 1984 में 42,000 किलो जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। इससे तकरीबन 3500 लोगों की जान गई थी। यह तो आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन माना जाता है कि इस हादसे में 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि एक आधिकारिक आंकड़ा है। यहाँ भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से अधिक गैस मिसाइल आइसोनेट और मिक गैस की फैली थी। यह गैस कीटनाशक और पॉलीप्रोपाइड बनाने में काम आती है। स्टायरीन 10 मिनट में मिक गैस कुछ सेकंड में असर करती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार संभाला है। तो गाइस का सही आंसर होगा, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, इमेज से पता चल गया होगा। तो उनका नाम क्या है? तरुण बजाज। तरुण बजाज है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया अधिसूचना के अनुसार सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को 5 मई से अब अगले आदेशों पर तकरारती है रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तरुण बजाज को अतुल चक्रवर्ती का स्थान दिया गया है, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं। तरुण बजाज 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है और उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में प्रधानमंत्री कार्यभार में अतिरिक्त सचिव और निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। गाइज अगले क्वेश्चन के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे आपके पास नोटिफिकेशन। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमा वाले क्षेत्रों में नेटवर्क का कार्य करता है। और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, देख लीजिए। इस संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। 7 मई 2020 को बीआरओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया, 60वां स्थापना दिवस बनाया। इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में है। और शांतिकाल में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कार्य देख लीजिए क्या है। सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टाफ का विकास और मैनेजमेंट करना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगने वाले राज्यों की सामाजिक आर्थिक और विकास में योगदान देना है। नेक्स्ट देखिए, युद्धकाल में बीआरओ के कार्य क्या क्या है। जो युद्धकाल में बीआरओ क्या क्या कार्य कर सकता है वो देख लीजिए। ओरिजिनल सेक्टर तथा रीडिफाइंड सेंटर के सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल का संचालन और मैनेजमेंट करना है। युद्ध प्रयास के दौरान सरकार द्वारा सौंपे गए अधिकारी कार्यों को भी करना बीआरओ का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया जाता है। तो आपको खुद से सोचना इसका आंसर क्या होगा। तो 4 मई, 6 मई, 5 मई, 7 मई। तो इनमें से सही आंसर होगा इसका 7 मई। अब देख लीजिए आप लोग इसके बारे में डिटेल से। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है। इस दिवस को लगातार कई महीनों तक मनाया जाता है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1996 में पहला विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। विश्व एथलेटिक दिवस का जो उद्देश्य है वो भी देख लीजिए आप लोग। लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। स्कूली और संस्थाओं में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना है। युवाओं के बीच खेल को लोकप्रिय बनाने, युवाओं और खेलों पर्यावरण संरक्षण के बीच एक कड़ी स्थापित करना है। IAAF का मुख्यालय मोनाको में है और अध्यक्ष कौन सा इसका, सेबेस्टियन कोए। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1912 में, और कहाँ पे, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका वंदे मातरम मिशन। अब इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिए आप लोग।
7 मई से 7 दिनों का 12 देशों में फंसे करीब 1,93,000 भारतीयों को एयर इंडिया कंपनी के स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए लाया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतई, बहरीन, कुवैत, ओमान में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। भारतीय नौसैनिकों ने विदेशों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए देश के प्रयासों के एक भाग के रूप में समुद्र सेतु ऑपरेशन भी शुरू किया था। और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों की निकासी शुरू करने हेतु INS लवासा और मगर ने मालदीव द्वीप के माल्य बंदरगाह के लिए प्रस्थान भी किया था। अब देख लीजिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और। इराक में नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली और वे कहाँ के खुफिया एजेंसी के प्रमुख भी रह चुके हैं? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका मुस्तफा अल कदमी। अब देख लीजिए यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी ने पिछले साल हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद नवंबर 2019 में इस्तीफा दे दिया था। कई महीनों बाद 17 मार्च 2020 को वहां के राष्ट्रपति बैराम सालिह ने अदनान अल जरफी को पीएम के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन वह 9 अप्रैल को सरकार बनाने से पीछे हट गए। अब देख लीजिए अब 7 मई को राष्ट्रपति ने मुस्तफा अल कदमी को प्रधानमंत्री चुना और उन्होंने शपथ दिलाई है। शपथ लेने से पहले उन्होंने इराक के खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे दिया है, जो कि एक खुफिया एजेंसी के प्रमुख रह चुके हैं। कदमी ने ऐसे समय में प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाला जब कोविड-19 की वजह से इराक तेल राजस्व में गिरावट के लिए बीच अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। अल कदमी सड़क इराक के 6ठे प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री भी पत्रकार भी रह चुके हैं। इराक राष्ट्रपति कौन आपको पता होना चाहिए। इराक की जो राजधानी है वो कौन है? बगदाद है। तो उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।